cold-blooded murder. What are we deciding here? I think we should get another postmortem done. But why? It has already been done once. Don't you believe in the reports? There was poison in his body. But can a heart stop because of poison? It is a possibility. Let's pitch heart attack. What is your decision? I think we should go with heart attack. Heart attack? Is this your final decision? Yes, because if we go with this, then there will be chaos in my country. चुप हो जाओ सब। चलो बच्चों, नया पाठ चालू करते हैं। नन्ही, तुम पढ़ना चालू करो। गुरुजी, किताब तो नहीं है मेरे पास। तुम कल भी नहीं लाए थे। शिक्षा का मजाक बना रखा है तुमने। अगर कल से तुम्हारे पास किताबें ना हो तो विद्यालय का रुख भी मत करना तुम। सुप्रभात प्रभात। नन्हे, किताब लाए? गुरुजी, किताब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसमें लिखा हुआ सब कुछ है। क्या मतलब? गुरुजी, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिताजी की मृत्यु के बाद माँ कैसे हमें 2 वक्त की रोटी खिला पाती है, ये देखकर मेरा उनसे पैसे मांगने का मन नहीं मान रहा है। लेकिन मैंने इससे किताब लेकर पूरी किताब अपने हाथ से लिख दी। नन्हे, तुम्हें आज से किताबों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब आज से हमारी जिम्मेदारी है। कुछ कर दिखाने की आग अगर इंसान में हो, बुरे से बुरे हालातों में भी खुद को साबित कर सकता है। जैसे हमने देखा कि शास्त्री जी ने किताबों के अभाव में भी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ा। एक कच्ची उम्र में भी अपने सिद्धांतों के लिए बलिदान देने के भाव ने ही एक छोटे से कद के शास्त्री जी को देश की सत्ता के सबसे उच्च स्थान पर बैठा दिया था। शास्त्री जी वो थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया, और जब 1947 में सबके प्रयासों से भारत को आज़ादी मिली, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और शास्त्री जी को यूपी का पार्लियामेंट्री सचिव नियुक्त किया गया। जेपी नारायण बनने चाहिए अगले प्रधानमंत्री। मेरा मानना है मोरारजी देसाई को बनाइए अगला प्रधानमंत्री। अरे क्या बात कर रहे हो? मोरारजी देसाई के नाम पर इनके अलावा कोई राजी नहीं होगा। जेपी नारायण को संभालनी चाहिए अगली सत्ता। देखिए, आप जो भी फैसला लें, देश को ध्यान में लिखें। नहीं, केरला के बाद शास्त्री कैसे रहेंगे? क्या बात कर रहे हो? शास्त्री कैसे बन सकते हैं? कोई योग्य ही नहीं है प्रधानमंत्री के। भारत के अगले प्रधानमंत्री शास्त्री जी ही होंगे। जब नेहरू जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने उनका कार्यभार संभाला, तब ये साफ हो गया था कि हिंदुस्तान के अगले प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ही बनेंगे। मैं देश के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, जो इस देश की सेवा में एकजुट है, कि आज से हमारा नारा होगा जय जवान जय किसान। इन कठिन परिस्थितियों में एक तरफ हमारे जवान हैं जो हमारे देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और ये किसान जो हमें कभी भी भूखे पेट नहीं सोने देते। ये नारा आज मैं हमारे नवयुवकों को समर्पित करता हूँ। जय जवान जय किसान का सिर्फ नारा दें, ऐसे नहीं थे शास्त्री जी। वो अपनी बात के पक्का रहा करते थे। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, यह सब उन्हीं की दूरदर्शिता का कमाल था। देश जिस दौर से गुजर रहा है वह दौर आम नहीं है। मैं अब सभी से दरखास्त करूंगा कि देश में एकता बनाए रखें। हमें सेना का साथ देना है, इसलिए मैं सेना को ईंट का जवाब पत्थर से देने का हक देता हूं, और अनाज की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, ताकि अन्न हर गरीब तक जा सके। प्रधानमंत्री जी, आपकी बातें लोगों के मन में पत्थर की लकीर की तरह उतर चुकी हैं।
हमारी सेना भी लाहौर फतेह कर चुकी है और हमारी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। यशवंत जी, आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमें हमारी सेना को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से शांति प्रस्ताव आया है और हम शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिरकार शांति हमारा प्रथम उद्देश्य है इस देश के लिए। पर शास्त्री जी, ये तो हमारी बहुत बड़ी जीत हुई ना। यशवंत जी, जीत चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारे सिद्धांत उसकी अनुमति नहीं देते। आप सेना को हमारे देश में वापस बुलाइए और स्वर्ण सिंह जी से कह के ताशकंद की तैयारी कराइए। और लाल, आखिर तुम आई गए ताशकंद? नेताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको लेकर देश में अलग अलग अफवाहें फैली हुई है। लाल, देश चलता रहना चाहिए। उन्हें जो बातें सुनने को मिल रही है वो चलने दो, और हमें तुम्हें भरोसा है कि तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। आप दुनिया के सामने आते क्यों नहीं है नेताजी? नहीं लाल, हमें तुम पर भरोसा है। तुम जो भी करो काम देश के लिए ही करना। अरे सुनो, रुको। तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर जाओ। आज मैं कैसे चली जाऊं? आज तो मेरी ड्यूटी है प्रधानमंत्री के लिए। तो जितना बोला जाए उतना करो, वरना कहीं ये घुटन दबाव की तो नहीं, या ये पाकिस्तान के दोगलेपन की है, या कोई और बात थी, कोई नहीं जानता। लाल, अरे लाल, लाल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लाल, अरे लाल, लाल क्या हो गया? लाल, लाल उठो, लाल। Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble, urged by their sorrow to pay these last respects. Among them Soviet Premier Kosygin and India's acting Prime Minister, Mr. Nanda. The funeral cortege began the solemn march towards the banks of the sacred Jamna River. Preceded by the dead statesman's sons came the gun carriage bearing the frail body that so belied Shastri's spiritual strength. Some said that 1 million people, some twice that number, were in the cortege. The Queen was represented by the man who was the last Viceroy of India, Earl Mountbatten, his daughter Pamela with him. Mr. George Brown represented the government. The cortege came to the Shanti Ghat, close to the place where Mr. Nehru and Mahatma Gandhi had their funeral pyres. Hundreds of thousands now came within close sight and watched as logs of sandalwood were added to the pyre. How vivid a reminder of human mortality was this. For here lay the man whom Nehru's death raised to the seat of power. By Indian custom, Hari Krishna, the dead man's eldest son, kindled the pyre.
In religious observance, an Indian butter called ghee was added to the growing flames. Thus, India committed to the fire the remains of Lal Bahadur Shastri. That worn-out body, at last beyond all pain, slowly surrendered to the flames. His dauntless spirit, nothing could consume. निकल गए मेरे बेटे को, निकल गए। स्नेह दिया मेरे बेटे को, स्नेह दिया। पता नहीं ऐसे कैसे चले गए। कोई तो जवाब दो। जब गए थे तब तो सही थे। उनके सिर में चंदन का लेप था। पता नहीं क्या छुपाना चाहते हैं ये लोग हमसे। कपड़े में खून से लथपथ मिले माँ उनके। कोई तो जवाब दो हमें। कारण तो बताओ, ऐसा कैसे हो गया। समय हर जख्म को भरने की ताकत रखता है, पर कुछ जख्म कभी नहीं भरते। आज भले ही शास्त्री जी की मौत को बरस बीत गया हो, पर ललिता शास्त्री के मन में सवाल आज भी गड़े हुए हैं। ये है दूरदर्शन और आप देख रहे हैं नेशनल चैनल। नमस्कार, आज हमारे साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी मौजूद हैं। क्या आज भी आपके मन में कोई सवाल है अपने पति की मौत को लेकर? कोई सवाल? आप मुझे एक सवाल तो बताइए जिसका मुझे जवाब मिला। मैंने पूछा वो कहाँ है, मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा उनके शरीर पे ये जख्म कैसे, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा इनका शरीर नीला कैसे पड़ा है, कोई जवाब नहीं मिला। और जब मैंने इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तब भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैम, आप क्या चाहते हैं कि देश शास्त्री जी को कैसे याद रखे? ये देश शास्त्री जी को एक ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पे याद रखेगा, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ना उचित समझा और जिनके लिए ये देश ही सर्वोपरि था। आज शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं है, ना ही उन जैसा कोई और। कुछ बात होती है ऐसी हस्तियों में जो वह कई सालों में एक बार जन्म लेती हैं। समय भले ही बीत गया हो, पर आज भी कई सवाल मन को सताते हैं। क्या देश को उसके प्रधानमंत्री के जाने का कारण जानने का भी हक नहीं? इस घटना को याद करके मुझे अटल जी की कही कुछ पंक्तियां याद आती हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।